आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस और यूपीएस के बारे में। बेसिकली हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है इसका ओवरव्यू। रिटायरमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान बेटर है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम? ये दोनों ही गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है। मान लीजिए कि राहुल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो सोच रहा है कि कौन सा पेंशन प्लान उसके लिए बेटर होगा। अगर राहुल ओपीएस में है तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसकी लास्ट सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 50% लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सरकार द्वारा पूरी तरह से फाइनेंस्ड होती है और एम्प्लॉय को पेंशन इंश्योर करती है। लेकिन अगर वो एनपीएस में है तो उसे रिटायरमेंट तक हर महीने कुछ अमाउंट जमा करनी होगी। उस जमा हुई अमाउंट को सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करती है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा जमा और बड़ा होता है उसी के बेसिस पर पेंशन मिलेगी। इसमें रिस्क भी होता है लेकिन पोटेंशियल बेनिफिट भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो था इनका ओवरव्यू। अब एनपीएस और ओपीएस के बीच में की डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद सरकार एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड मंथली पेंशन की गारंटी देती है। ये पेंशन आमतौर पर एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी का 50% होती है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक स्टेबल और फिक्स्ड इनकम मिलती है। अगर किसी एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी 70,000 थी तो रिटायरमेंट के बाद उसे 35,000 पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा और ये लाइफ टाइम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा पेंशन में महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी जुड़ता है, जिससे टाइम टू टाइम पर ये अमाउंट बढ़ती रहती है। इस स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता और पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। देन है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। ये स्कीम मार्केट बेसिस इन्वेस्टमेंट पर टिकी होती है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पैसा शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में लगाया जाता है। मान लीजिए किसी ने एनपीएस अकाउंट में कुल 25 लाख जमा किए और रिटायरमेंट के टाइम उसे एन्युटी से 6% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो उसकी सालाना पेंशन होगी 25 लाख इंटू 6% इज इक्वल टू 1.5 लाख यानी 12,500 रुपए पर मंथ। लेकिन ये अमाउंट फिक्स नहीं होती। अगर मार्केट गिरा तो पेंशन कम हो सकती है और अगर अच्छा रिटर्न मिला तो पेंशन बढ़ सकती है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन सिस्टम। पुरानी पेंशन स्कीम में ओपीएस में एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूट नहीं लिया जाता। ये स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा फाइनेंस्ड होती है। यानी जब एक सरकारी कर्मचारी इस स्कीम के अंडर नौकरी करता है तो उसकी सैलरी से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं काटा जाता। रिटायरमेंट के बाद उसे सीधे उसकी लास्ट सैलरी का लगभग 50% मंथली के रूप में मिलता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की मंथली इनकम 50,000 है। इसमें से पेंशन के लिए कोई अमाउंट नहीं काटी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 25,000 की पेंशन मिलेगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फिर आती है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर द्वारा दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। ये एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्लान है, जिसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अमाउंट इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिला। आमतौर पर एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर उसका 10% कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट 14% तक कंट्रीब्यूट करती है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर 40,000 है। इसमें 10% के हिसाब से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 4,000 पर मंथ होगा और 14% के हिसाब से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 5,600 पर मंथ होगा। देन तब टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट होगा 9,600 रुपए। ये अमाउंट एनपीएस अकाउंट में जमा होती है और इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड इन सब में लगाई जाती है। रिटायरमेंट के टाइम ये अमाउंट बढ़कर एक बड़ी कैपिटल बन जाती है, जिससे पेंशन दी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ओपीएस के अंडर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को लाइफ टाइम एक फिक्स्ड पेंशन दी जाती है, जो अक्सर लास्ट इनकम का 50% या उससे ज्यादा होती है। ये पूरी अमाउंट सरकार द्वारा दी जाती है। इसका मतलब है कि लाखों रिटायर एम्प्लॉयज इनकी पेंशन का खर्च सरकार को टैक्स पेयर यानी आम जनता के टैक्स के पैसे से उठाना पड़ता है। जैसे जैसे एम्प्लॉयज की संख्या और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, सरकार पर यह बोझ भी बढ़ता जाता है।
मान लो एक राज्य में 10 लाख रिटायर एम्प्लॉयज हैं और हर एक को एवरेज 30,000 मंथली पेंशन दी जा रही है, तो हर महीने सरकार को 10 लाख इंटू 30,000 इज इक्वल टू 3,000 करोड़ खर्च करने होंगे। ये अमाउंट हर साल 36,000 करोड़ हो जाती है, जो राज्य के बजट पर बड़ा भार है। लेकिन एनपीएस में सरकार सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है, उसे पेंशन की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। इसीलिए सरकार पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन काफी कम हो जाता है और वो एडुकेशन, हेल्थ, इन जैसे सेक्टर्स और अदर फील्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है। अगर सरकार हर एम्प्लॉय के लिए 5,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका खर्च सिर्फ तब तक होता है जब तक एम्प्लॉय जॉब में है। रिटायरमेंट के बाद सरकार को पेंशन देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लम सम पे आउट। एनपीएस में आपको रिटायरमेंट के टाइम टोटल जमा अमाउंट यानी कॉर्पस का 60% अमाउंट लम सम निकालने की परमिशन होती है। ये पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, लेकिन सिर्फ कुछ शर्तों के अंडर ही, और इसका यूज आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हो। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एनपीएस में काम करने के दौरान कुल 50 लाख जमा किए, तो वो रिटायरमेंट के टाइम 60% के हिसाब से 30 लाख एक साथ निकाल सकता है। बाकी 20 लाख से उसे एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे उसे हर महीने पेंशन के रूप में अमाउंट मिलेगी। लेकिन ओपीएस में लमसम अमाउंट एक प्री डिफाइंड फॉर्मूले के हिसाब से दी जाती है, जिसे ग्रेचुटी या कम्यूटेशन कहा जाता है। ये अमाउंट आमतौर पर लास्ट सैलरी, जॉब ड्यूरेशन और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अनुसार तय होती है, लेकिन ये आमतौर पर एनपीएस के मुकाबले काफी कम होती है। मान लो किसी एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी 60,000 थी और उसने 30 साल सर्विस की, तो कम्यूटेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसे 8 से 10 लाख तक की लमसम अमाउंट मिल सकती है। इस अमाउंट पर टैक्स भी लग सकता है। ओपीएस में यह अमाउंट लिमिटेड होती है और आपकी जरूरतों के हिसाब से तुरंत खर्च करने लायक नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्ली रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट सिचुएशन। मान लो किसी एम्प्लॉय ने 20 साल की सर्विस के बाद 55 साल की उम्र में ओपीएस के अंडर रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उसने अपनी मिनिमम सर्विस पूरी की है, तो उसे कम पेंशन मिलेगी, लेकिन ये लाइफ टाइम फिक्स्ड और बढ़ने वाली होगी, जो कि डीए के अकॉर्डिंग बढ़ती है। मान लो अगर किसी रिटायर एम्प्लॉय की अर्ली पेंशन 25,000 है और उसे सरकार हर 6 महीने में डीए में 5% की बढ़ोतरी करती है, तो एक साल बाद वही पेंशन लगभग 27,625 हो सकती है। इससे उसकी रियल इनकम में गिरावट नहीं होती, भले ही महंगाई बढ़ रही हो। एनपीएस के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय ने 15 साल की सर्विस के बाद 52 साल की उम्र में एनपीएस से रिटायरमेंट लिया और उसके पास कुल 20 लाख जमा हुए, तो उसे उस अमाउंट से एन्युटी खरीदनी होगी, जो शायद उसे 8,000 से 10,000 पर मंथ देगी, और ये स्टेबल नहीं है, महंगाई के साथ नहीं बढ़ेगी। दूसरी सिचुएशन में यदि उसने एनपीएस में 40 लाख जमा किए और उससे हर महीने 20,000 की पेंशन मिलने लगे, तो ये अमाउंट अगले 10 से 15 साल तक भी उतनी ही बनी रहेगी, चाहे महंगाई दुगनी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये है कि ये डियरनेस अलाउंस डीए से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, पेंशन की अमाउंट भी उसी रेशियो में बढ़ा दी जाती है। ये व्यवस्था रिटायर होने के बाद भी लाइफ बिताने की क्वालिटी बनाए रखने में मदद करती है। इस तरह पेंशनर को हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी मिलती रहती है, जिससे उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बनी रहती है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में पेंशन अमाउंट फिक्स्ड होती है, यानी जो भी अमाउंट एन्युटी प्लान के अंडर तय होती है वही मिलती रहती है। इसमें डीए की कोई गारंटी नहीं होती जब तक कि एन्युटी प्लान में खास तौर पर इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी शामिल न की गई हो, जो ज्यादा महंगा ऑप्शन होता है। मान लो किसी ने एनपीएस में जमा 30 लाख से एक एन्युटी खरीदी, जिससे उन्हें 15,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो अगले 5 से 10 सालों में 15,000 की परचेसिंग पावर काफी घट जाएगी। जब तक उन्होंने ऐसा एन्युटी ऑप्शन न चुना हो जो हर साल महंगाई के अकॉर्डिंग पेंशन बढ़ाए, उन्हें वही 15,000 मिलते रहेंगे, भले ही जीवन यापन खर्च दुगना हो जाए। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फैमिली पेंशन। ओपीएस में रिटायर्ड एम्प्लॉय की मौत के बाद उनके लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी को फैमिली पेंशन दी जाती है, जो कि आमतौर पर रिटायर इंसान की बेसिक पेंशन का 60% होती है। इसके अलावा उन्हें डीए भी मिलता रहता है, जो कि टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। यह बेनिफिट स्वचालित रूप से लागू होता है,
परिवार को अलग से कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एनपीएस में कोई भी डिफॉल्ट फैमिली पेंशन नहीं होती। यदि कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार को नियमित पेंशन मिले, तो उन्हें रिटायरमेंट के टाइम ऐसी एन्युटी स्कीम चूज करनी पड़ेगी जो स्पाउस पेंशन या जॉइंट लाइफ एन्युटी प्रोवाइड करती हो। यानी एनपीएस में फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय ने प्री प्लान्ड तरीके से उसका प्रावधान किया हो। इसके अलावा ओपीएस केवल गवर्नमेंट सेक्टर के उन एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल है जो 1 जनवरी 2004 से पहले गवर्नमेंट सर्विस में शामिल हुए थे। इसका मतलब है कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं या आपने 2004 के बाद सरकारी नौकरी शुरू की है, तो आप ओपीएस के पात्र नहीं हैं। मान लीजिए राम कुमार ने 1999 में एक स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नौकरी करना शुरू की थी। वो ओपीएस के अंडर आता है और रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन के रूप में उसकी लास्ट सैलरी का 50% मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी जो 2010 में एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रही है, वो ओपीएस का बेनिफिट नहीं ले सकती। नेशनल पेंशन सिस्टम एक ओपन और इनकल्सिव प्लान है जो इंडिया के सभी नागरिकों, चाहे वे सरकारी एम्प्लॉयज हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ तक कि सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति या कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से 70 साल के बीच आता है, वो एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकता है और पेंशन के लिए सेविंग शुरू कर सकता है। ये इसे बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म से यूजफुल स्कीम बनाता है। जब किसी को ये तय करना हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में कौन सी स्कीम उसके लिए बेटर है, तो ये इंसान की सर्विस ड्यूरेशन, रिस्क कैपेसिटी, इनकम लेवल और वो किस सेक्टर में काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। एनपीएस उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जिनका करियर लंबा है, 30 से 35 साल लंबा, जो रिस्क उठाने में सक्षम है और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फ्यूचर में नौकरी बदल सकते हैं, जो अपने पैसे को कंट्रोल करना और अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाना चाहते हैं। मान लो अर्पित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और अभी उसकी उम्र 25 साल है। उसे रिटायर होने में लगभग 35 साल है। अगर वो हर महीने नियमित रूप से एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इक्विटी, डेट ये दोनों शामिल है, तो वो रिटायरमेंट तक एक बड़ा कॉर्पस जमा कर सकता है। अगर उसे 8% का भी सालाना रिटर्न मिलता है, तो वो 1 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकता है, जिससे वो रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन पा सकता है। अब बात करते हैं ओपीएस की। ये किन के लिए बेटर ऑप्शन है? ये उन लोगों के लिए बेटर साबित हो सकता है जो गारंटीड इनकम चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनकी सर्विस ड्यूरेशन कम रह गई है, जैसे 10 से 15 साल, जिनकी सैलरी कम है और रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल इनकम का सोर्स चाहते हैं, जो केवल सरकारी सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए ओपीएस बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, विद दैट सेड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।